नमस्कार। मेरी बेसिक डायग्नोस्टिक सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम गगनदीप है। मैं सिस्टम 3 करके एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें हम नेटवर्क मैनेजमेंट और आईटी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। अगर आप हमारे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.system3.net को ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आपको कहीं पे आईटी सर्विसेज में इशू आ रहे हैं, चाहे आप नेटवर्क इंजीनियर हैं जो कहीं पे काम करते हैं या आप एक बिज़नेस ओनर हैं, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए और हम आपसे बात करके बताते हैं कि हम आपके साथ क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करके आपके बिज़नेस के लिए आईटी से फ़ायदा पहुंचा पाएँ। इस सीरीज़ के अंदर मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर जो इंग्लिश में हैं, जहाँ पर इंग्लिश हमारे कुछ लोगों के लिए समझनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो या तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है या अमेरिकन एक्सेंट है या ब्रिटिश एक्सेंट है। और जो थोड़े से वीडियोस हिंदी में हैं उसमें कहीं पे फंडामेंटल्स जो हमें लगता है उस स्पीड पे नहीं समझाए हुए हैं। तो आज हम 3 कमांड्स को देखेंगे जो डोमेन नेम के बारे में डायग्नोस्टिक में काम आते हैं। जैसे आपने देखा हु इज़ कमांड, ns lookup और dig। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ और वहीं से चलते हैं। तो शुरुआत फिर मैंने अपने रास्पबेरी पाई में लॉगिन किया हुआ है और मेरे रास्पबेरी पाई के अंदर से मैं कुछ डोमेन्स का डेटा निकालूंगा और आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो कमांड होता है कि अगर हम किसी भी डोमेन की वैलिडिटी देखना चाहते हैं, जैसे हमने एक वीडियो में बात की थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि पिंग और ट्रेस रूट करके हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि आपकी डोमेन से आईपी ट्रांसलेशन नहीं हो रही होती। ये आपकी डोमेन की एक्सपायरी की वजह से हो सकता है, ये डोमेन के डीएनएस सर्वर्स की वजह से हो सकता है। तो आज हम इन 3 कमांड्स के डायग्नोस्टिक्स का देखेंगे। तो सबसे पहले हम हु इज़ कमांड देखते हैं। हु इज़ के लिए टिपिकली मैंने जो देखा है कि इंजीनियर्स करते हैं और बाकी लोग भी करते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, वो कोई ना कोई वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी हद तक वो एक डोमेन रजिस्ट्रार की वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर वो कह देता है ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। लेकिन मेरे को लिनक्स पसंद है। मुझे लगता है कि हर नेटवर्क इंजीनियर को लिनक्स आना चाहिए है। हु इज़ कमांड आपके विंडोज शेल में भी अवेलेबल होता है, लेकिन आज हम लिनक्स पे काम कर रहे हैं। ये तीनों कमांड्स हु इज़, ns lookup और dig आपके विंडोज़ में भी अवेलेबल होता है। बट जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बात की है कि नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए आसानी रहती है अगर वो लिनक्स समझते हो। तो हम हु इज़ करते हैं। हु इज़ करके हमारी जो सिस्टम 3 की वेबसाइट है और सिस्टम 3 की डोमेन है system3.net, पहले हु इज़ करके उसका डेटा देखते हैं, क्योंकि डेटा स्क्रीन में आगे फ्लो कर जाएगा। तो मैं मोर कमांड से उसको पाइप कर रहा हूँ कि वो पॉज कर जाए स्क्रीन पे। तो हमने ये हु इज़ किया। जब हमने हु इज़ किया तो हमारे पास आ गया जी ये डोमेन का नाम है डोमेन system3.net। इस डोमेन को लास्ट अपडेट किया गया 2021-01-02 को और ये डोमेन क्रिएट हुई थी 1997-01-18 को। सो 18 जनवरी 1997 में हमने ये डोमेन रजिस्टर की थी। जी हम इतनी पुरानी कंपनी हैं। और ये कहाँ से रजिस्टर हुई है, इसका हमारा कांटेक्ट कौन है, उनका नंबर क्या है, और उसके ये जो 2 ऑथराइज्ड नेम सर्वर हैं जिनको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर कहते हैं। अब आगे कुछ और डेटा आएगा जो डोमेन से रिलेटेड है, हमारा एड्रेस आएगा और ये सब आएगा। इन सब चीज़ों को हम लोग हाइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम प्राइवेसी से छुपा सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम एडिट कर सकते हैं जहाँ से हमने डोमेन रजिस्टर की हुई है। अब मान लीजिए आपको ये जो डोमेन है इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है और आप इतना सारा डेटा नहीं पढ़ना चाहते, या आपको इसके सिर्फ नेम सर्वर्स का आउटपुट चाहिए। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। हम डोमेन नेम करेंगे क्योंकि हम लिनक्स पे हैं। आगे मैं ग्रेप करूँगा और एक्सपायरी को मैं ग्रेप में डाल देता हूँ। तो जब मेरा रिज़ल्ट आएगा इस डोमेन का तो सीधा आप देखेंगे कि मेरे पास रजिस्ट्री एक्सपायरी डेट आ गई। दिस इज़ ये एक रीज़न है जिस करके मैं कहता हूँ कि नेटवर्क इंजीनियर्स को लिनक्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करके काम कर सकते हैं। शायद ये ग्रेप वाला कमांड आपको विंडोज़ में अवेलेबल नहीं हो। लिनक्स सर्वर्स आर मच ईजियर। मैंने एक रास्पबेरी पाई लगाया हुआ है। मेरा आउटलुक यही रहता है कि अपने नेटवर्क के अंदर आप एक रास्पबेरी पाई या एक लिनक्स मशीन अपने पास हैंडी रखें जिससे आप नेटवर्क पे डायग्नोस्टिक्स कर पाएँ। तो हमने यहाँ से देखा
के डोमेन की एक्सपायरी जो है वो 2022 जनवरी 19 की है। सिमिलरली अगर हम इसके नेम सर्वर्स देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर नेम सर्वर को ग्रैब कर देता हूँ हु इस करके, तो मेरे पास देखिए ये इसके नेम सर्वर आ गए। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये नेम सर्वर जो है ये 2 बारियाँ हैं। जब हम हुइस का रिकॉर्ड देखते हैं जो हमने सबसे पहले देखा था, तो उसमें आप देखेंगे कि नेम सर्वर जो होते हैं सबसे पहले जहाँ डोमेन की समरी आती है वहाँ पर आते हैं और फिर नीचे जाके फिर से आते हैं। यही डेटा को क्योंकि हमने जब ग्रैब करके उतनी ही लाइनों को प्रिंट किया है तो हमारे पास उसके अथॉरिटेटिव नेम सर्वर आ गए। तो इस डोमेन के जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर हैं वो हैं bigdog.system3.net और smallcat.system3.net। अब जब भी हमें इस डोमेन की को रीच करना है तो इंटरनेट पे जो मल्टीपल नेम सर्वर्स होते हैं, जैसे आप अपना नेम सर्वर चला रहे हों या जैसे आप गूगल का, या हम कल क्वाड 9 की बात कर रहे थे, या ओपन DNS यूज़ कर रहे हों, वो हमेशा डोमेन के अथॉरिटेटिव नेम सर्वर से जाके डेटा पूछता है। तो ये दोनों सर्वर्स चलते हुए ज़रूरी हैं और ये दोनों सर्वर्स रिजॉल्व होने भी बहुत ज़रूरी हैं। सिमिलरली हम एक काम करते हैं, हमने कल क्वाड 9 की बात की थी, हम quad9.net को उसके नेम सर्वर्स को देख लेते हैं कि उसके नेम सर्वर क्या हैं। तो जैसे हमने क्वाड 9 को किया तो क्वाड 9 3 नेम सर्वर्स पे चल रहा है। एक है nes.pch.net, एक है ns2.pch.net और एक है ns3.pch.net। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 3 नेम सर्वर हों या 4 हों, मिनिमम 2 होने ज़रूरी हैं आपकी डोमेन के लिए। एक से भी चल जाती हैं डोमेन्स, लेकिन क्योंकि एक सर्वर डाउन हो सकता है किसी भी टाइम पे, इसलिए हम टिपिकली 2 सर्वर्स की बात करते हैं। आपके जो डोमेन सर्वर्स हैं वो अलग अलग डोमेन पे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे इस केस में तो pch.net पे थे और इस केस में systemthre.net पे थे, आपके अलग अलग डोमेन पे भी हो सकते हैं। तो एक डोमेन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, मान लें हम गूगल का देख लेते हैं, whoisgoogle.com grep नेम सर्वर। तो ये देखें इसमें ns1.google.com, ns2.google.com, ns3.google.com, ns4.google.com होगा। तो whois कमांड से और यही डोमेन्स की हम एक बारी एक्सपायरी भी देखते हैं। सो quad9.net जो है उसकी एक्सपायरी है 2025 में और whoisgoogle.com grep एक्सपायरी करके google.com की एक्सपायरी देख लेते हैं तो ये 2028 के अंदर है। तो आप अपनी डोमेन की एक्सपायरी भी देख सकते हैं। कई बार ये हो सकता है कि आपकी डोमेन ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है, तो उस टाइम पे आप अपने रजिस्ट्रार से बात करके रिन्यूअल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि whois के अलावा हम इन डोमेन्स का बाकी सब कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये देखना कि मेरी वेबसाइट, अगर हमने system3.net की वेबसाइट देखनी है और इसका IP क्या है, तो एक तरीका तो मेरे पास बहुत सिंपल है कि मैं पिंग करके देखूं, और पिंग करने से मेरे पास ये IP भी आ गया और उसका DNS भी आ गया। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि आप जब पिंग डोमेन से कर रहे हैं तो डोमेन से वो पिंग ना हो रहा हो और आपने उसके DNS सर्वर्स चेक किए, DNS भी ठीक है, एक्सपायरी भी ठीक है, तो शायद DNS सर्वर्स में रेजोल्यूशन ठीक से नहीं हो रही हो। इससे हमारा पार्ट 2 आता है कि DNS सर्वर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक कमांड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है nslookup। nslookup करने के लिए आप nslookup टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। अब nslookup बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो आपका जिस पीसी पे आप काम कर रहे हैं, जिस लिनक्स मशीन पे आप काम कर रहे हैं, उसका जो DNS रिजॉल्वर है उसको क्वेरी करेगा। तो आप अगर अपने डोमेन के सर्वर को रिजॉल्व करना से क्वेरी करना चाहते हैं, तो हम जानते थे कि system3.net के लिए हमारा जो DNS आया था उसका नाम ये था, तो हम पहले उस सर्वर का यहाँ पर कर देते हैं। और हम जो देख रहे हैं वो टाइप A रिकॉर्ड है। कौन कौन से टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो के अंदर हम कहते हैं कि हमको टाइप A रिकॉर्ड चाहिए, और यहाँ पर मैं इसको
अब कहता हूँ कि ये रिजॉल्व कर दो। तो हमने देखा जी सर्वर bigdog.system3.net ने बोला bigdog.system3.net का IP ये है कि www.system3.net जो है ये एक कैनोनिकल नेम है SHXL01-del। तो जो सर्वर जिस पे ये होस्टेड है उसका नाम ये है और एक सी नेम एंट्री हुई है और इस सर्वर का IP एड्रेस ये है। तो ये हम टाइप ए रिकॉर्ड से देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम मान लीजिए अपना हमने बिग डॉग से पूछा, बिग डॉग ने तो हमें जवाब दे दिया। अब मान लीजिए हमारी डोमेन नहीं चल रही है लेकिन हमारी डोमेन रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो हम अपना क्वाड9 के सर्वर से भी यही पूछ लेते हैं सवाल। तो हमने सर्वर चेंज कर दिया और हमने बोला जी अब हम क्वाड9 के सर्वर से ये क्वेरी करना चाहते हैं। क्योंकि हमने सेट टाइप ए ऑलरेडी कर रखा है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम इसको ये देते हैं कि अब ये रिज़ॉल्व करके दीजिए। तो इसने हमें क्या रिज़ॉल्व करके दिया, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था और ये जो आंसर आया इसमें क्या अंतर है। इसने बोला जी मैं जिस सर्वर से पूछ रहा हूँ उसका नाम है 9.9.9। यहाँ पर देखिए हमने सर्वर का नाम से दिया था, यहाँ पर हमने सर्वर का IP से दिया था, उस सर्वर का एड्रेस है ये। उसने बोला जी मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, नॉन अथॉरिटेटिव आंसर। इसका मतलब ये कह रहा है कि मैंने ये कहीं से पूछ के बताया है, मैं इसकी अथॉरिटी नहीं हूँ। क्योंकि बिग डॉग इसका ऑथराइज नेम सर्वर था तो उस केस में ये लिखा नहीं आया था। तो इसने बोला जी मैं नॉन अथॉरिटेटिव आंसर ये है कि www.system3.net एक कैनोनिकल नेम है टू दिस और इस सर्वर का IP एड्रेस ये है। तो यहाँ तक का तो जो जवाब आया वो बिल्कुल सेम है जो हमारे पास यहाँ पर आया था, लेकिन एक लाइन हमारे पास यहाँ पर फालतू आई। इस लाइन का मतलब ये है कि जिस सर्वर से हमने ये पूछा वो सर्वर इसके लिए अथॉरिटेटिव नेम सर्वर नहीं है। चलिए काम करते हैं, यही सवाल जो है हम गूगल के सर्वर से भी पूछ लेते हैं। ठीक है जी, फिर से सेट टाइप ए कर लेते हैं और ये पूछा, देखिए यहाँ पर आ गया सर्वर का नाम, सर्वर का IP एड्रेस और यहाँ पर फिर से लिखा आया कि मैं इस चीज़ के लिए अथॉरिटेटिव सर्वर नहीं हूँ। अथॉरिटेटिव सर्वर जो इसका है उसने कहीं पे भी डिफ़ाइन नहीं किया, उसने सिर्फ ये बोला मैं अथॉरिटेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने अथॉरिटेटिव सर्वर से पूछ के आपको एड्रेस दे दिया है। तो ये होता है NSLOOKUP कमांड। NSLOOKUP के अंदर हम उस सर्वर के बाकी एंट्रीज़ भी देख सकते हैं, जैसे कुछ हमारी टेक्स्ट एंट्रीज़ होती हैं SPF रिकॉर्ड टाइप्स। तो अगर हम इसको सेट टाइप इज इक्वल टू एनी कर देते हैं तो इसका मतलब है कुछ भी टाइप के आंसर्स वो हमें दे दीजिए। और याद रखिए हम अभी गूगल के सर्वर पे हैं और हम उससे कह रहे हैं कि अब हमारे को ये बताइए system3.net। मैंने www हटा दिया क्योंकि www.system3.net का मतलब है एक मशीन जिसका नाम www है और वो system3.net डोमेन पे है। लेकिन जब मैं system3.net देखूंगा तो वो पूरी डोमेन आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम एंटर करके, तो इसने हमें काफ़ी कुछ जवाब दे दिया। इसने बोला जी जिस सर्वर से आपने पूछा उसका नाम 8.8.8 है, उसका एड्रेस ये है। और यहाँ पर देखिए फिर से ये लाइन है नॉन अथॉरिटेटिव आंसर कि मैं इस डोमेन का अथॉरिटी नहीं हूँ। इसने बोला जी आपने डोमेन पूछी, उसका नाम है system3.net, उसका IP एड्रेस है जी ये वाला, उसका नेम सर्वर ये है, उसका नेम सर्वर ये है, उसका ओरिजिन नेम सर्वर ये है, उसके मेल एड्रेस ये उस डोमेन का जो कंसर्न्ड पर्सन है उसका ईमेल ID है, उसका मेल सर्वर ये है, उसका टेक्स्ट रिकॉर्ड जिसमें SPF आया वो ये है। एंड अथॉरिटेटिव आंसर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम कोलन करके ये रुक गया, इसने वो जवाब नहीं दिया। तो जरा थोड़ा सा स्क्रीन को खाली करते हैं और अपने सर्वर को फिर से चेंज करके जो इस डोमेन का हमारा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर था उस पे चलते हैं। हम पूछ रहे हैं एनी और हमने बोला system3.net का प्लीज़ जवाब दीजिए। तो देखिए क्योंकि ये अथॉरिटी था इसने कहीं पे भी नॉन अथॉरिटेटिव नहीं लिखा, इसने कहीं पे भी ये लाइन अथॉरिटेटिव आंसर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम नहीं लिखा, इसने हमारे को ये सारे आंसर्स दे दिए। आंसर हमारे कुछ हद तक सिमिलर फैशन में दिखेंगे, कुछ अलग अलग दिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा NSLOOKUP कमांड। अब NSLOOKUP की जो परेशानी है, NSLOOKUP एक इंटरैक्टिव कमांड है, तो आप देंगे पढ़ेंगे उसका रिजल्ट आएगा, आप डिसाइफर करेंगे, इसको आप ग्रैप नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि फटाफट से आपको क्वेरी होके मिले
तो वो क्वेरी करने के लिए तो हम डिग कमांड को यूज़ करते हैं। तो nslookup से एग्जिट कर लेते हैं, मेरी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और डिग कमांड पे आते हैं। तो डिग कर रहे हैं हम, ठीक है जी। हमने डिग www.system3.net डाला, इसने डिग किया और इसने जाके कुछ पूछा। अब याद रखिए, जब आप नेम सर्वर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जैसे आपने nslookup में अगर शुरू में बिगडॉग नहीं स्पेसिफाई किया होता, तो जो भी आपकी मशीन का रिजॉल्वर है ये उसको यूज़ करेगा। इसने जो मेरी मशीन का रिजॉल्वर है उससे ये पूछ के आंसर दिया है। अब ये तो बहुत लंबा आंसर हो गया, लेकिन मैं मान लीजिए इसमें से सिर्फ उसका ए रिकॉर्ड चाहता था, ठीक है। तो हम डिग तो अब क्योंकि ए अथॉरिटी में भी लिखा आया था, आंसर में भी लिखा आया था, सी नेम में भी लिखा आया था और इन ए में भी लिखा आया था, मेरे ये हो गए। तो मैं ये कर देता हूँ, तो मेरे पास सीधा सा आ गया कि ये उसकी मशीन है और ये उसका आईपी है। ये फ़ायदा हो जाता है जब हम लिनक्स पे काम करते हैं, और यही फ़ायदा हो जाता है हमारा डिग कमांड से। nslookup में हमें वो सारे डेटा को देखना पड़ता, लेकिन अब मैं आपको डिग की कुछ एडवांस दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिए किस सर्वर से पूछना चाहते हैं, ठीक है जी। एनी, इसका मतलब एनी रिकॉर्ड्स आपको चाहिए और system3.net डोमेन के लिए चाहिए। आपने इसको एंटर दबाया तो ये देखिए आपके पास पूरा का पूरा आंसर आ गया। उसके अंदर आपके पास उसकी पूरी DNS की डिटेल्स, टाइम टू लिव, उसके जो जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे आ गए। यहाँ पर ये कह रहा है कि जी ये दो इसके नेम सर्वर्स हैं, नेम सर्वर्स का टाइम टू लिव 86,400 सेकेंड्स है और जो एंट्रीज़ हैं उनका 3600 सेकेंड्स है। 3600 सेकेंड्स का मतलब हो गया 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 सट्ठे 3600, सो 1 घंटे। तो अगर ये रिकॉर्ड 1 घंटे बाद चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली DNSs इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिकॉर्ड को टिपिकली 3600 से नीचे नहीं रखना चाहिए है जब तक आपका IP बहुत जल्दी नहीं बदल रहा, लेकिन इसको देख के हमारे पास डिग से आंसर आ गया कि भाई हमारी डोमेन में क्या क्या है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं सिर्फ उसका ए रिकॉर्ड देखना चाहता था, तो मैंने ये किया तो इससे मेरे पास सीधा सिर्फ उसका ए रिकॉर्ड आया। देखिए मैंने कमांड दिया था डिग ए और मेरे पास सीधा उसका सिर्फ ए रिकॉर्ड आया। उसके कोई नेम सर्वर्स का नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, मेरे पास ए रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। और अगर मैं www हटा देता हूँ और सिर्फ system3.net करता हूँ तो ये मेरे पास सिर्फ system3.net का ए रिकॉर्ड आ गया। इस बारी कोई ए नेम की बात नहीं, सी नेम की बात नहीं हुई, इस बारी कोई DNS की बात नहीं हुई, और मेरे पास ये सब आगे पीछे का आ रहा है। मान लीजिए आप ये सब नहीं चाहते, बहुत सिंपल है, एंड में शॉर्ट लगा दीजिए और एंटर दबाइए तो आपके पास सीधा आंसर आएगा कि इस डोमेन का ए रिकॉर्ड का IP क्या है। अब आपने देखा लिनक्स का मैजिक और लिनक्स क्यों आपको आना चाहिए। तो हम 8.8.8 से भी पूछ सकते हैं, और हमको ये आंसर शॉर्ट में चाहिए तो सीधा किया, उसने बोला जी वो रिजॉल्व होता है इस डोमेन पे और वो डोमेन रिजॉल्व होती है इस IP एड्रेस पे। ऐसा ही करके जीमेल के साथ देखते हैं, तो हम जीमेल पे देखते हैं तो सीधा हमारे पास IP आया। और अगर हम www.gmail करके देखते हैं तो देखिए www.gmail.com mail.google.com को रिजॉल्व होता है, mail.google.com google email.l.google.com को रिजॉल्व होती है और वो इस IP को रिजॉल्व करता है। ऐसे आपको फटाफट से रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। डिग में आप डोमेन कब तक वैलिड है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, ये नहीं देख सकते। डिग में आप नेम सर्वर से डेटा पुल कर सकते हैं और उस डेटा को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ SPF रिकॉर्ड देखना था तो डिग मैं @ नहीं स्पेसिफाई करता, txt system3.net प्लस शॉर्ट, मुझे इधर उधर का कुछ नहीं चाहिए, तो txt रिकॉर्ड ये मेरे पास सीधा उसका SPIF रिकॉर्ड आ गया। तो कभी भी आप जब फंसते हैं और आपकी डोमेन रिजॉल्व नहीं कर रही होती और आपको चेक करना है
तो सबसे पहले हुएस कीजिए, चेक कीजिए कि उसकी एक्सपायरी क्या है। तो अगर हमारी मान लीजिए testdomain.com, हम एक रैंडम डोमेन उठा रहे हैं, ग्रैब एक्सपायरी, तो हमको आगे जी ये 2022/5/28 को एक्सपायरी होगी। अब आप देखना चाहते हैं इसका NS लुकअप करके आप इंटरैक्टिव तरीके से तो देख सकते हैं, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि इसका ए रिकॉर्ड क्या है, डिक कीजिए, फटाफट से उसका ए रिकॉर्ड आया, पिंग कीजिए, और अगर डोमेन रिजॉल्व हो रही है तो वो पिंग भी होगा। तो आपने आज मेरे साथ 3 कमांड सीखे। इसमें से पहला कमांड था NS लुकअप, दूसरा कमांड था डिग, तीसरा कमांड था हुएस। ये कमांड्स के अंदर अगर आप इन तीनों को यूज़ करेंगे तो आप अपने डोमेन का डेटा निकाल सकते हैं।